अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा किरण है। मैं गौतम की स्टूडेंट हूँ और मैं ये वीडियो पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस के लिए बना रही हूँ। और आज ये लास्ट पार्ट है फूड सेफ्टी का। हमने हाई रिस्क फूड की बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं लो रिस्क फूड की। ऐसा फूड जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो या जिसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कम हो या वो हाई एसिडिटी हो, यानी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ उनके लिए उस फूड में डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसे फूड को लो रिस्क फूड कहा जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कैन फूड है, सॉल्ट है, शुगर है, हनी है, हमारे पास जैसे नट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ही ना होने के बराबर होती है। तो ऐसे फूड को लो रिस्क फूड कहा जाता है और इनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ एक किस्म का यूँ समझे कि ना होने के बराबर होती है। और ऐसा फूड जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको हम महीनों तक रख सकते हैं, कुछ को हफ्तों तक रख सकते हैं, कुछ को महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। कुछ बात कर लेते हैं रॉ मीट के वॉश करने की, ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसका डर्ट, उस पर जैसे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हम उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, तो वो डर्ट पार्टिकल ख़त्म हो जाता है जो कि कंटामिनेशन से हमें बचाता है। ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि जब उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं और वॉश करने के बाद वो केमिकल्स रिमूव हो जाते हैं जो हमें केमिकल कंटामिनेशन से बचाता है। इसी तरह हम जब उसके बैक्टीरियाज, उसके वायरसेस को रिमूव करते हैं ड्यूरिंग वॉशिंग, तो वो चीज़ जो है हमें बायोलॉजिकल हैज़र्ड से बचाती है, जिससे हम बच जाते हैं और हमारे पास फूड सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाती है, क्योंकि हमने वो सारे रिस्क जो हो सकते थे हमने वॉशिंग के बाद उसको रिकवर कर लिया है। तो वो फिर हमारा फूड जो है वो फूड सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रॉ फूड है उसको वॉशिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली। और अगर आप फूड हैंडलर हैं तो उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके जैसे आपका फ्रूट है और वेजीज हैं, इनके अंदर कीड़ों को ना आने देने के लिए, पेस्ट से ना बचने के लिए कुछ स्प्रे किया जा सकता है, तो उस चीज़ को भी हम साफ़ करना चाहिए। तो उसके लिए श्योर करें कि आप विनीगर से अपने वेजिटेबल्स या अपने फ्रूट्स को धो रहे हैं। उसके बाद आपका ये सीन आ जाता है कि आप हॉट वाटर नहीं यूज़ करना, आपने कोल्ड रनिंग वाटर यूज़ करना है। ठीक है, जिससे आपके जो है ये बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह और जो है आपके फूड की अच्छे से जो है सफाई हो सकती है, क्लीनिंग अच्छे से होती है। कुछ ब्रश आते हैं जिससे आपके वेजीज और फ्रूट्स वगैरह धुल सकते हैं, तो कोशिश करें उन्हें यूज़ करने की। तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रॉ फूड है उसको वॉशिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली। और अगर आप फूड हैंडलर हैं तो उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके जैसे आपका फ्रूट है और वेजीज हैं, इनके अंदर कीड़ों को ना आने देने के लिए, पेस्ट से ना बचने के लिए कुछ स्प्रे किया जा सकता है, तो उस चीज़ को भी हम साफ़ करना चाहिए। तो उसके लिए श्योर करें कि आप विनीगर से अपने वेजिटेबल्स या अपने फ्रूट्स को धो रहे हैं। उसके बाद आपका ये सीन आ जाता है कि आप हॉट वाटर नहीं यूज़ करना, आपने कोल्ड रनिंग वाटर यूज़ करना है। ठीक है, जिससे आपके जो है ये बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह और जो है आपके फूड की अच्छे से जो है सफाई हो सकती है, क्लीनिंग अच्छे से होती है। कुछ ब्रश आते हैं जिससे आपके वेजीज और फ्रूट्स वगैरह धुल सकते हैं, तो कोशिश करें उन्हें यूज़ करना। हमने फिजिकल हैजर्ड को डिस्कस किया था, आज हम देखते हैं कि उसके मेन सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले तो फिजिकल हैजर्ड जो है वो किसी फॉरेन बॉडी का फूड के अंदर दाखिल होना है, जैसे कि हमारे पास कांच का टुकड़ा, वुड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी मेटल गिरना। ठीक है, इस सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है, पेस्ट आ जाते हैं, रोडेंट्स, चूहे हो गए, कॉकरोचेज हो गए। ये वो चीज़ें जो आपके हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन वो हमारे फूड को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बिल्डिंग में आप काम करें, जहाँ किचन है आपका, तो वहाँ पे पेंट जो यूज़ किया गया वो गिर सकता है। ठीक है, प्लास्टर गिर सकता है, या फिर वो चीज़ जो आप, जैसे हम नाइफ़ या फिर हम कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करें जिसका कोई स्क्रू है या फिर कोई उसकी ब्लेड है जो उससे कट होके गिर गया हो। तो ये सारे मेन सोर्सेज हैं किसके, फिज़िकल हैजर्ड के।
फिजिकल हैजर्ड की भी बात कर ली, उसके सोर्सेज की भी बात कर ली। अब हम उससे बच कैसे सकते हैं? एक तो डेली बेस पे सफाई, और डेली बेस पे यूज़ होने वाले इक्विपमेंट को, उसकी मेंटेनेंस को डेली चेक करना कि कोई मशीनरी ख़राब तो नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपका, जैसे हम पेस्ट से बचने के लिए कुछ लोग स्प्रे करते हैं, कुछ लोग उससे बचने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आपके अपने स्टाफ की जो है पुअर हाइजीन से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पुअर हाइजीन क्या, और फूड हाइजीन से रिलेटेड पता हो, ताकि अगर वो ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जो सही नहीं है, जैसे पुअर हाइजीन कहीं उनको दिखती है, तो वो उसको करेक्ट करें, ठीक है। तो अपने स्टाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उनकी ट्रेनिंग, और इवन आपके खुद का भी साफ़ होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें फ़िज़िकल हैज़र्ड से बचाने के लिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल हैजर्ड की। इस बारे में हमने बात की थी, तो अब हम थोड़ी सी उसकी एग्जांपल्स और उसके कंट्रोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है, हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यानी पेस्ट को ख़त्म करने के लिए स्प्रे टाइप भी होती हैं, और डिफरेंट तरह के यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम्स। फूड एडिक्टिव्स यूज़ होते हैं, जो फूड के कलर्स को प्रिजर्व करते हैं और उनको सेव रखते हैं डिफरेंट कीड़े मकोड़ों से। तो अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी अच्छे से लेबलिंग और अच्छे से स्टोरेज, मतलब ये नहीं कि जहाँ खाना बन रहा है वहीं पे हमारे जो है ये क्लीनिंग एजेंट्स रखे हुए, ऐसा नहीं होता, इनको अलग रखना होता है, ठीक है। एलर्जेंस क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो ट्रिगर करते हैं एलर्जी रिएक्शन को, तो वो एलर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन की मौजूदगी होती है किसी फूड में, जो हमें ट्रिगर करती है एलर्जी के लिए, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम का फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है, यानी हमें इची होने लग जाती है, हमें नोज़िया होता है, ठीक है, हमें स्टमक क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। तो एलर्जी के कॉमन फूड कौन कौन से हैं? पीनट्स हो गए, ठीक है, हमारे पास जो है ट्री नट्स हो गए, एग है, मिल्क है, हमारे पास फ़िश है, शेल फिश है, वीट है और सोया है। ये वो बेसिक्स यू कह सकते हैं कि कॉमन है, जिनसे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज एलर्जिक हैजर्ड। अब स्टाफ के बिहाफ पे क्या होना चाहिए? अगर किसी को ऐसा रिएक्शन हो गया फूड खाने से, तो सबसे पहले स्टाफ क्या करेगा? स्टाफ सबसे पहले हेल्पलाइन पे कॉल करेगा और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और अगर स्टाफ को इतना ट्रेन किया गया है, तो वो बेसिक्स जो लाइफ की सपोर्ट है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बिजनेस लेवल पे क्या है कि एलर्जेंस के मेन्यू जो हैं वो अलग होते हैं, हाईलाइट किया जाता है। इवन आपके जो जैसे ये जो ऑर्डर लेने जाते हैं, ये अपने कस्टमर से पूछते हैं कि वेटर जो है वो कस्टमर से पूछता है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं, और हर मेन्यू के अंदर मेंशन किया जाता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है, और अगर वो इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद हो तो वो मना कर सकते हैं। फिर मेन्यू प्लानिंग में भी ये चीज़ देखनी चाहिए, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और आपके कस्टमर की कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है आपके कस्टमर को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसको उस चीज़ से रोक नहीं सकते हैं। और अगर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप क्लियर लेबलिंग करें, हर चीज़ की क्लियर लेबलिंग करें, एलर्जेंस की वार्निंग लिखें, आपके स्टाफ को भी इस चीज़ का पता हो, आपके कस्टमर को भी। और आपको एक चीज़ यहाँ बताती चलूँ कि जो एलर्जेंस होते हैं उनको कट करने के लिए कटिंग बोर्ड भी अलग यूज़ होता है, जो कि पर्पल कलर का होता है, और पर्पल कलर एलर्जेंस को शो करता है। तो इसलिए उस कटिंग बोर्ड पे जो भी चीज़ कट की जाएगी वो सिर्फ एलर्जेंस में से ही होगी, ठीक है। और एलर्जेंस के बचने के लिए भी आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके खुद की सफाई है। अच्छा, तो शेफ़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि शेफ़ से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि वाई यू वेयर कैप। तो अब देखें, बॉयज़ जो होते हैं इनके बाल लंबे होते हैं, तो वो फूड में गिर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़, आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो आपकी कैप जो है वो यहाँ पे स्वेटिंग को एक तो रोक देती है और आपके हेयर फॉल होने से बच जाते हैं।
सेकंड चीज़ जो हमारा शेफ़ कोट है, ये बेसिकली यहाँ से डबल कोटेड होता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सिक्योर होते हैं। कहाँ, किस चीज़ से? आग से। आग लग जाए तो हमारे कोट की सेटिंग ऐसी होती है कि हम उस कोट को फ़ौरन से खोल के उतार सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू साइड्स हेयर, जहाँ पे हम पेन या अपने अपने यूज़ के जो इक्विपमेंट हैं, जैसे पिकर हो गया, ठीक है, टोंग हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे जो है थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जो फूड को चेक करने के लिए रखा जाता है, या फिर पेन, ठीक है। मैं बता रही थी यहाँ पे जैसे हम पेन भी रख सकते हैं, और मोस्टली लोग यहाँ पे जो है टेस्टिंग के लिए ना स्पून रखते हैं। तो शेफ़ कोट का एक अच्छा सा एक प्रेजेंटिंग वे होता है, ठीक है। फीमेल्स के लिए होता है कि हम ऐसे हिजाब कर सकते हैं और कैप भी पहनते हैं, इवन हमारे बाल अच्छे से टाई होने चाहिए। और इसके अलावा आपको बताएं, मोस्टली ये कोशिश होती है कि बियर्ड, अगर मर्दों की बियर्ड है तो वो ना हो, अगर है तो फिर बियर्ड के लिए भी वो मास्क पहने कि उनके ये हेयर्स भी जो है खाने में गिरने से बच जाएं। और इसके अलावा मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेफिंग से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा हमारी अपनी हाइजीन, दैट्स इट। सबसे मेन चीज़ आपकी अपनी हाइजीन। आप फूड बना रहे हैं, आपका फूड बनाने से पहले आप हाइजीन पे अमल कर रहे हैं, नेल्स ना हो, इवन आपने कोई ज्वेलरी ना पहनी हो, इवन मेकअप, परफ्यूम है आप वो भी नहीं लगाएं। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स की। अब प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स होते क्या हैं? बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हम हमारे थ्रू फूड को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, कैप, ये वो चीज़ें जो हमें सिक्योर रखती हैं इन चीज़ों से, जैसे बैक्टीरिया और इन सब चीज़ों से। इवन जैसे गॉगल्स हैं, तो ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हम कभी क्लीनिंग कर रहे होते हैं और उस क्लीनिंग के पार्टिकल्स हमें ना डैमेज करें, तो हम गॉगल्स और मास्क यूज़ करते हैं। इसी तरह ग्लव्स हमारे हाथों को महफूज रखता है, और हेड जो है हमारे हेयर्स को और इस तरह है। तो ये क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स कहलाते हैं। और ये यूज़ क्यों किए जाते हैं? बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन से बचने के लिए और फूड को सिक्योर करने के लिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो फूड हैंडल तो करते हैं, लेकिन अगर बीमार हो तो फिर। अगर कोई बंदा जो फूड हैंडल करता है, जैसे शेफ़ हो गए, इसका ये होता है कि सबसे पहले तो उन्हें अपने सुपरवाइज़र को बताना होता है और उन्हें काम नहीं करना होता, ठीक है। क्योंकि बीमार हो, आप खुद बीमार हैं, आप यू आर कैरियर, आप कोई ना कोई जरासीम अपने अंदर लिए हैं। तो जब आप फूड बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस फूड को कंटेमिनेट करता है। तो डू नॉट वर्क इफ़ यू आर इल। और आपके सुपरवाइज़र को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेक मेडिसिन और प्रॉपर ट्रीटमेंट, और फिर ही फूड बनाएं। ऐसा नहीं कि आप खुद बीमार हैं, आपको छींकें आ रही हैं और आप खाना बना रहे हैं और वो फूड ना चाहते हुए भी वो फूड ख़राब होता है। तो काइंडली इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। आप अगर ठीक हैं तो फूड भी अच्छा है। आपकी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन क्वेश्चन है कि हैंड वॉशिंग हम कितनी देर करें और किस तरह के वाटर में करें। आप वार्म वाटर में हैंड वॉश करेंगे और कम से कम 20 सेकेंड। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे हमारी बिन्स हैं, जब भर गई तो हमें कब उन्हें एम्प्टी करना चाहिए। देखें, जब भी आपको मौका मिले यू हैव टू एम्प्टी योर बिन, बट रेगुलरली बेसिस पे आपको अपने बिन्स जो हैं एम्प्टी करने होते हैं। आपका सबसे ज़्यादा जो है साफ़ एरिया वो एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपका जो है गारबेज हो। उस एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि उसी एरिया से कंटेमिनेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं और गंद फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें किस टेम्परेचर पे और किस तरह के पानी में धोना चाहिए। तो हम हॉट वाटर का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट या फिर 40 सेल्सियस होना चाहिए इक्विपमेंट्स को धोने के लिए। और वार्म वाटर अगर आप ले रहे हैं तो 78 फ़ारेनहाइट टू 104 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस दौरान आप अपने इक्विपमेंट से इस पानी में धो सकते हैं, ठीक है।
अभी मैं आपको बता देती हूँ फूड सेफ्टी के कुछ टेम्परेचर्स, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, ये सारे टेम्परेचर अभी मैं जितने भी बताऊंगी ये सेल्सियस में बताऊंगी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का जो हमें टेम्परेचर रखना होता है वो होता है 4 सेल्सियस या उससे कम, ठीक है। फ्रीजिंग का हमारे पास -18 सेल्सियस होता है या इससे कम। डिफ्रोस्ट का होता है 4। हॉट होल्डिंग का होता है 63 सेल्सियस। और कुकिंग का हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, यानी जो खाना हमने कुक करके सर्व करना होता है, उसका टेम्परेचर 74 सेल्सियस होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ आ जाते हैं कुकिंग के तरीके, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, और फिर मैं उनका टेम्परेचर भी साथ बताऊँगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुकिंग मेथड्स की। कुकिंग मेथड्स 3 टाइप के होते हैं। ड्राई हीट कुकिंग मेथड है, मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जो ड्राई हीट है उसमें हमारे पास आ जाती है ग्रिलिंग या फिर रोस्टिंग, ठीक है। और जो हमारे पास आ जाता है मॉइस्ट, उसमें ज़ाहिर सी पता ही चल रहा है कि पानी का यूज़ होता है उसमें, तो हमारे पास बॉइलिंग और स्टीमिंग आ जाती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो थर्ड है उसमें, जैसे नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम चावलों को दम लगाते हैं, ठीक है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो थर्ड एग्जांपल जो है कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, वो है दम। तो ये वो कुकिंग मेथड्स हैं जो हर खाने में हम अप्लाई करते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारा खाना पहचाना जाता है कि हमने आया उसको डीप फ्राई किया है, बॉयल किया है, स्टीम किया है। आपको जैसे बताया कि कुकिंग टेम्परेचर 74 होना चाहिए। अब इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को रोस्ट कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। रोस्ट करते हुए टेम्परेचर 150 सेल्सियस से 200 सेल्सियस होना चाहिए, और बेकिंग का टेम्परेचर 150 सेल्सियस से 220 सेल्सियस होना चाहिए, और ग्रिलिंग का टेम्परेचर जो है 200 सेल्सियस से 250 सेल्सियस होना चाहिए, और डीप फ्राई जब हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर 160 से 200 सेल्सियस होना चाहिए। अब ये टेम्परेचर्स हम फॉलो क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारा फूड एक तो प्रॉपर अच्छे से पक जाए, सेकंड इसके अंदर अगर कोई जर्म्स हैं तो वो मर जाएं, और सेकंड हमारा फूड हेल्दी हो और फूड सेफ्टी के असूलों के मुताबिक ही पका हो। थैंक यू। तो इन सारे मेथड्स की वजह से ना हमारा फूड पहचाना जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हुए, और मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।